जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूँ। तो अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाएगा। उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, माना जाता है, ऐसे कहा जाता है कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स के जो पिता है, जनक है, वो एडम स्मिथ है। आगे चलते हैं। आगे चले तो हमको पता चला कि ये है उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश कहा जाता है जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर या अपने से छोटे देशों पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमा लेता है। वह उस छोटे देश को अपने अधिकार में कर लेता है, अपने अधीन में कर लेता है और उस पर अपना शासन चलाने लगता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश लोग आए थे और भारत को अपना गुलाम बनाए। तो जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसको अपने अधीन कर लेते हैं, अपना शासन चलाने लगते हैं, पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसको कहते हैं उपनिवेश। पढ़िए इसको। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर अपना कब्जा कर पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है, ये अधीन है, अपने अधीन कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर अपना अधिकार जमा लेता है और उस पर अपनी पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को जानना चाहिए। तो चलिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो, वो तो सबको जानते हैं, तो बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक नॉलेज हैं, इतना तो जानकारी हासिल होना चाहिए। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब भारत को पहले सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत में सोने की चिड़िया नहीं थी। इसका मतलब ये अर्थ नहीं निकालिएगा कि भारत में सोने की चिड़िया होता था, जो पक्षी होता था वो चिड़िया है जो सोने का होता था, ऐसा नहीं है। भारत में जो वस्तुओं का जो उत्पादन होता था, जो फसल का उत्पादन होता था, जो मसालों का जो उत्पादन होता था, वो विदेश में अंग्रेज ले जा करके दूसरे देशों में सोने के भाव से बेचते थे। यानी कि जोन हिसाब से जितना रुपया में जोन रेट से सोना खरीदा जाता था, सोना बेचा जाता था, उस भाव में भारत के वस्तुओं को ब्रिटिश लोग दूसरे अपने देशों में या किसी और उपनिवेशी देशों में जाकर बेचते थे। तो सोने जैसा भाव प्राप्त होता था, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि भारत से जो पैसा कमाकर जो वस्तु ब्रिटिश लोग ले जाता था, वो 16 गुना ज्यादा मुनाफा में बेचता था। अब इतना ज्यादा मुनाफा में अगर कोई वस्तु बेचेगा तो उसको कहेंगे ना कि सोने की चिड़िया भारत है भाई, जितना हो उतना लूट लो, जितना हो सके उतना लूट सकते हो। एक वस्तु पर अगर 2 रुपया की कोई वस्तु खरीदा, उसको 16 गुना यानी 32 रुपया की जाकर वो वहां बेचेगा। 32 गुना, 16 गुना, सीधे 32 रुपया। तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया कि यहां से वस्तुएं कम दामों पर खरीदा जाता था
और ब्रिटिश लोग दूसरे देशों में ले जाकर के उसे 16 गुना ज्यादा मुनाफा में बेच देता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समझे? ये आगे है, भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। 200 वर्षों तक लगभग भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। अंग्रेजी सरकार पुनः अंग्रेजी सरकार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारत के लोगों को आपस में लड़वा देता था और यह राज करता था, इसलिए उसको कहा गया फूट डालो और राज करो। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक क्रियाएं। ये आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक के मतलब तो स्वयं, क्रिया के मतलब काम करना। हम जो काम करके उसके बदले में जो हमको पैसा मिलता है, जो आय हम कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सारी क्रियाएं मतलब वो सारे काम जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। दिखाई, हमें लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, देख लीजिए। यहाँ समझते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि हम जो काम करेंगे उसके बदले में जो हमें पैसा प्राप्त होगा, मिलेगा, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत, यह एक ऐसा तंत्र है, पढ़िएगा इसको ध्यान से। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, सॉरी, कुछ ये टेक्निकल इशू हो गया, तो चलिए चलते हैं। अर्थव्यवस्था यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा शक्ति है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमको कोई एक ही काम करेंगे और जो हम पैसा कमाएंगे वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा या अर्थव्यवस्था कहलाएगा। नहीं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रिया, मतलब कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम कई प्रकार की काम कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाएगी, मतलब पूरी की जाएगी, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ नोट्स है, ब्राउन के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिनको नाम था ब्राउन। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन कहते थे कि अर्थव्यवस्था कोई किसी देश को मजबूत करने की अर्थव्यवस्था नहीं है, किसी मजबूत देश को मजबूत करने की शैली नहीं है। अर्थव्यवस्था कहता है कि आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। आजीविका अर्जन करने का मतलब कि एक जीवन जीने का एक तरीका। अर्थव्यवस्था एक जीवन जीने का एक तरीका है, ये आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर लेविस कहते थे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अब आर्थर लेविस अलग कहते हैं। आर्थर लेविस के अनुसार कहा जाता है, आर्थर लेविस कहते हैं कि किसी राष्ट्र के यानी किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अब अर्थव्यवस्था संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। कह रहा है कि मानव है, एक इंसान है,
उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, वो अपने जरूरत के अनुसार संसाधनों का प्रयोग करता है अपनी संतुष्टि के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, और जो संसाधन का प्रयोग करता है। ये आर्थर लेविस के अनुसार था अर्थव्यवस्था और डिफिनेशन। आर्थर लेविस कहते हैं कि एक इंसान देश के संसाधनों का अपने संतुष्टि के लिए, अपने प्रयोग के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। ये आर्थर लेविस कहते थे। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ है। आगे है अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्न है। अर्थव्यवस्था के दो कार्य कौन कौन से हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इंजन पूछता है, पूछा है कि अर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो कर लीजिए इसको। ये है कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्न है। अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्न है। वो निम्न दो कार्य कौन है? कह रहा है पहला कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का दो मुख्य काम होता है। पहला काम होता है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए, अगर कोई देश अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है तो देश के हित के लिए भी उद्योग लगाएगा, कंपनी लगाएगा। और जब देश के हित के लिए लगाएगा तो उसमें जो कंपनी में जो वस्तु का उत्पादन होगा उसका प्रयोग कौन करेगा? जानवर तो करेगा नहीं, इंसान ही करेगा, उस देश का लोग ही करेंगे। तो कह रहे हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। देखा तो दो फायदा है। अगर किसी देश में कंपनी लगा, अगर उसमें वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो देश के आर्थिक विकास में भी हेल्प करेगा और वहाँ के लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगा। जो लोग की आवश्यकता, जैसे एक मार्कर है, इसका आवश्यकता हमें था पढ़ाने के लिए, तो ये मार्कर कहाँ बना होगा? कंपनी बनाया होगा। ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है, देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है, और जो मेरी जो आवश्यकता थी वो भी हमको पूरा हो रहा है। दूसरा कहता है कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। सही बात है। कोई भी देश अगर कोई कंपनी खड़ा करता है, कंपनी बनाता है, उद्योग धंधा लगाता है, कारखाना लगाता है, तो देश के हित में भी काम आएगा, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत उससे होगा। और दूसरी बात, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग उसमें जाकर काम करेंगे, अपन जीवन यापन करेंगे। वो भी आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आगे है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था या संरचना कहने का मतलब है कि अगर किसी देश में, भारत देश में अर्थव्यवस्था अगर हो रहा है, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के जो टैक्स जो आती है भारत सरकार के पास, वो टैक्स कौन कौन से क्षेत्र से आती है? तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन क्षेत्रों से पैसा आता है, तीन क्षेत्रों से टैक्स लिया जाता है। पहला क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। पहला तो कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तीन क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था के संरचना तीन प्रकार को होता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बोले कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आती है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, पशुपालन आएगा, मत्स्य पालन आता है। मतलब कि जितना सारा जो पालन होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा।
तो अर्थव्यवस्था के तीन संरचना, जिसमें पहली संरचना है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को 40% का योगदान है। भारत में अकेले कृषि 40% का योगदान अर्थव्यवस्था में भारत को सहयोग करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया, पशुपालन को रखा गया, मत्स्य पालन को रखा गया। इसको कुक्कुट पालन एक होता है। कुक्कुट पालन का मतलब होता है मुर्गी पालन, बतख पालन, कुक्कुट पालन। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में कल कारखानों को प्राथमिकता दिया गया। कहा गया कि द्वितीय क्षेत्र में कल कारखानों को रखा जाएगा, और कल कारखाना बहुत सारा है। भारत में अगर बात हम करें तो भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी है। अगर सरकारी को बात करें तो कंपनी को तो बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब जो है सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जैसे टाटा टिस्को, टाटा है, मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली जो कंपनी है, ये सब प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी कंपनी है। टाटा है, एमआरएफ है, अमूल है, ये सब प्राइवेट कंपनी है। तो जितना सारा भारत देश में जितना सारा कंपनियां हैं, वो कंपनी को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये समझ जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कि वैसा काम हम करेंगे जो सेवा कर रहे हैं, हम किसी को मदद कर रहे हैं, हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं, उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसको समझने का आसान तरीका यही है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी आएगी? तो वैसा काम आएगा जो काम तो हम कर रहे हैं, मेरे काम करने से दूसरों को मदद तो मिल रहा है, दूसरों को सहायता तो हो रहा है, लेकिन उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं, उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, तो पढ़ाने में हम उसको मदद कर रहे हैं, उसको नॉलेज बढ़ाने में, अगर उसको सीखने में हम सहायता कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, लेकिन बदले में उस बच्चे से हम पैसा ले रहे हैं, वो हमको फीस दे रहा है, तो हम मदद भी किए, हम उसको सेवा भी कर रहे हैं, और बदले में हम उससे पैसा भी ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग, बैंक में जो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, बैंक में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो लोगों को सेवा के लिए बैठा हुआ है। अब लोगों को सेवा कर रहा है, सरकारी बैंक में जाइए तो सरकार उसको पैसा दे रहा है, प्राइवेट बैंक में जाइए तो उसको कुछ कमीशन मिलता है, पैसा निकालने का पैसा चार्ज लेता है, पैसा जमा करने का वो चार्ज करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैसा काम जो हम काम कर रहे हैं, उस काम के बदले में हमको जो पैसा मिलेगा, सेवा करने के बदले में जो पैसा मिलेगा, उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। परिवहन, हम ऑटो चलाते हैं, हम सवारी को बैठाते हैं, हम पैसेंजर को बैठाकर दूसरे जगह पर पहुंचा देते हैं, उसको हम सेवा किए, हम उसको मदद किए, लेकिन उस मदद करने के बदले में हम उससे पैसा लिए, सेवा करने के बाद हम उससे पैसा लिए, सेवा क्षेत्र कहलाएगा, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र।
अगर क्वेश्चन को अगर और घुमाना होगा एग्जामिनर को तब कैसे फंसाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या तो ऐसे फंसाएगा, कृषि क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, औद्योगिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये था आधारित अर्थव्यवस्था की संरचना। और कुछ है देख लेते हैं, इसके आगे और कुछ होगा। वही चीज है जो अभी बताए हैं, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी होगा। देखिए वही चीज है जो भी बताएं, प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना, उसे व्यवसाय आते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जंगल से लकड़ी काटे, लकड़ी काट कर फर्नीचर बनाए, फर्नीचर से कोई वस्तु बनाए, वस्तु बनाकर हम उसको बेच रहे हैं, हम इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा। क्योंकि कृषि के सरकार को अधिक मात्रा में कर प्राप्त होता है, यानी कृषि से सरकार को, हम बोले ना कि कृषि से 40% सरकार को टैक्स जाता है। आगे चलते हैं, आगे है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस, बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब बताइए कि और द्वितीय क्षेत्र में क्या है? औद्योगिक में खनिज कहाँ जाएगा? अगर जमीन के अंदर से अगर कोई हम खनिज निकाल रहे हैं तो कहाँ जाकर तैयार होगा? कहाँ वो बनेगा? तो वो बनेगा उद्योग में, वो बनेगा कारखाना में। निर्माण कार्य कहाँ होगा? अगर कच्चा माल से अगर हम पक्का माल अगर बनाना, जैसे मान लो कि गन्ना से अगर हमको चीनी बनाना है तो कहाँ लेकर जाएंगे हम? वो फैक्ट्री में लेकर जाएंगे। तो जो फैक्ट्री में लेकर जाएंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली, गैस कहाँ बनाया जाएगा? कंपनी बनेगा। बिजली कहाँ बनाएगी? उद्योगों में, औद्योगिक में बनाएगी, कंपनी बनाई जाएगी। तो जो कंपनी जैसे बिजली को उत्पादन हो रहा है, ये कंपनी में तो लग रहा है, ये कंपनी में बिजली को उत्पादन हो रहा है। देखिए ये बिजली को उत्पादन हो रहा है, तो जो बिजली को उत्पादन जो उद्योग में लगेगा, जो कंपनी में, कल कारखाना में जो उसका उत्पादन होगा, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या कहता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, बीमा, शिक्षा, परिवहन, संचार एवं व्यवसाय आते हैं। बोले कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र उसका है अगर हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बदले में अगर हम उसे पैसा अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, काम करने के बदले में अगर हमको पैसा प्राप्त हो रहा है और पैसा अगर मिल रहा है, उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा करने के बदले में अगर हमको पैसा मिल रहा है तो उस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि काम करने के बदले में जो पैसा मिलेगा वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सही बात है, काम करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे और सेवा करने के बदले में जो हमको पैसा मिलेगा वो सेवा क्षेत्र कहलाएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमी है तो बताइए, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट हो सके। तो इसी तरह से आगे आपके लिए एक वीडियो लाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बड़ा इंजॉयमेंट वाला क्लास लेकर आते हैं, अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।